हाय एवरीवन, सो डीएसए विद जावा सीरीज में आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावा में हमारी बेसिकली चार तरह की होती हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। और लूपिंग भी हमारी चार तरह की होती है। फॉर लूप, इनहेंस्ड फॉर लूप, जिसको फॉर ईच लूप भी बोलते हैं, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ये चार तरह के हमारे बेसिकली ये कैटेगराइज किया गया हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट को। अब वन बाय वन हम कौन क्या कैसे काम करता है उन चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद फिर हम साथ साथ इसके कोड को भी समझेंगे कि काम कैसे एक्चुअली में करता है। क्या अगर जब हमारे पास एक रियल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जब हम रियल सिनेरियो से गुजर रहे होते हो तो उस टाइम पे हम किस टाइम पे हम फॉर लूप लगाएं, किस टाइम पे हम इनहेंस्ड फॉर लूप लगाएं, या फिर वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप लगाएं, या फिर कब मुझे स्विच केस यूज़ करना है, कब मुझे इफ़ एल्स यूज़ करना है, कब मुझे नॉर्मल इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम प्रोग्राम करके या प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम एक थ्योरेटिकल तरीके से मैं तुम्हें कुछ चीज़ें पहले ओवरव्यू दे देता हूँ और उसके बाद फिर हम आएंगे अपने कोड एडिटर पे और इन चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इफ़ स्टेटमेंट की, तो सबसे पहले आप बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जहाँ पे आपके सामने एक कंडीशन दी होती है, जिस कंडीशन के बेस पे आपको एक रिजल्ट रिटर्न करना होता है, या फिर मैं बोलूँ कि एक आउटपुट आपको रिटर्न करना होता है। कंडीशन इस तरह की हो सकती है कि जैसे आप मान सकते हो कि आप एक वोटिंग सिस्टम बना रहे हो जहाँ पे आपको चेक करना है किसी इंसान की एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो वो वोट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो वहाँ पे एक कंडीशन हो गई कि जहाँ पे आप एज को एक कंडीशन वाइज चेक कर रहे हो कि वो एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, तो मुझे एक पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। या फिर मैं बोलूँ कि तब मैं बोल दूंगा कि वो पर्टिकुलर इंसान जो कि 18 साल से ऊपर का है वो वोट कर सकता है, और जो 18 साल से नीचे है वो वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक कंडीशन को हैंडल कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही कुछ और कंडीशंस बता देता हूँ। जैसे आप प्राइम नंबर चेक कर रहे हो, या फिर मैं बोलूँ कि इवन नंबर चेक कर रहे हो कि कोई नंबर इवन नंबर है, उसकी क्या कंडीशन है। मतलब अगर मैं जैसे सपोज आपको नंबर दिया गया, अब आपको चेक करना है, एक कंडीशन दे दी गई कि मुझे सिर्फ वो नंबर फाइंड करो जो कि इवन नंबर हो। तो आप क्या करोगे, नंबर को, इवन नंबर क्या होता है, जो कि कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल होते हैं और जिनका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब वो नंबर जो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल है वो क्या होता है, इवन नंबर। तो ये एक कंडीशन हो गई कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तब वो इवन नंबर होगा। राइट, तो ऐसे ही कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब किस तरह की कंडीशंस के हैंडल करने के लिए हम कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, वो चीज़ें अभी हम प्रॉपर प्रोग्राम करके समझ लेंगे कि कहाँ पे हमें इफ़ स्टेटमेंट लगाना है, कहाँ पे इफ़ एल्स लगाना है, कहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगाना है, या फिर कहाँ पे इफ़ एल्स लगाना है। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सी चीज़ समझो। जब हम बात करते हैं सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट की, तो इफ़ स्टेटमेंट हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन चेक करना हो। कि जैसे मुझे दिया गया हो कि लेट्स सपोज एक नंबर दिया हो और मुझे चेक करना है कि क्या वो नंबर लेस देन 5 या लेस देन 10 है, तो मुझे एक कंडीशन या मैं बोलूँ एक स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करना है, और बाकी मुझे कुछ कुछ नहीं चेक करना। मुझे सिर्फ चेक करना है कि वो नंबर जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन को मीट करता हो। तो जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कंडीशन दी होती है तो वहाँ पे हम नॉर्मल सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ एल्स का यूज़ कब करते हैं, जब आपके पास एक सिंगल कंडीशन दी हो पर आप रिजल्ट कैसे प्रिंट करना चाहते हो। कि अगर मैं बोलूँ कि कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो मैं उसको एक अलग आउटपुट देना चाहता हूँ, पर अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो मैं उसका आउटपुट अलग देना चाहता हूँ। तो वहाँ पे आप इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हो। जैसे आप मैं चेक कर सकते हैं कि इफ़ नंबर डिविजिबल बाई 5, तो मैं चेक करूँगा कि वहाँ पे एक आउटपुट दे दूंगा कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5। एल्स पे मैं कोई दूसरा आउटपुट दे दूंगा कि नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आप मल्टीपल आउटपुट्स के साथ खेल रहे हो, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया होगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन दी होगी, जिसको चेक करके आप या तो अगर कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो जाती है तो आप ट्रू वाला रिजल्ट प्रिंट करते हो, अगर फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स वाला एक अलग आप रिजल्ट प्रिंट करते हो। तो इस कंडीशन पे, ऐसी सिचुएशन पे हम इफ़ एल्स यूज़ कर रहे होते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का भी यूज़ करते हैं जब आपके पास बहुत सारी कंडीशन दी होती है। बहुत सारी कंडीशन हम ऐसा मान सकते हैं जिन कंडीशंस को आप काउंट कर सकते हो कि आप लेट्स सपोज आपके पास 10 कंडीशन दी हो या 15 कंडीशन दी हो, या फिर मतलब जिनको आप इजीली हैंडल कर सकते हो अभी इजी वे में। ठीक है, तो उतनी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें ईजिली हैंडल करते हैं। पर अब सोचो कि अगर मैं बात करूँ स्विच की,
तो स्विच और इफ़ एल्स दोनों एक तरीके से ही काम करता है। आप स्विच को भी यूज़ कर सकते हो, इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हो, पर स्विच से जो हमारा काम हो जाता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे भी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, पर उस कंडीशन पे पर्टिकुलर लेट्स सपोज कि यहाँ पे केस वाइज चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं कि अगर केस मेरा अगर ऐसा आता है, लेट्स सपोज मैं कहूँ कि एक नंबर है जो कि 1 से 10 के रेंज में आता है, तो फिर मुझे वो पर्टिकुलर एक केस के अंदर हैंडल किया जाएगा। अगर 10 to 20 के अंडर आता है वो नंबर, तो उसका एक अलग केस होगा। अगर 20 to 30 के अंदर आता है तो उसका एक अलग केस होगा। अगर इस तरीके से आप केस वाइज चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो तो आप वहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। मे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा समझने में। अब हम क्या करते हैं, हम सीधा अपने कोड एडिटर पर चलते हैं और इन सारे मतलब इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट के प्रोग्राम के थ्रू हम इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। बाकी उसके बाद फिर जब हमारा ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जब हमारी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब हम आएंगे अपने लूपिंग स्टेट पे, और लूपिंग स्टेटमेंट में हमारे फॉर लूप, इनहैश फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप कैसे क्या काम करता है, उन चीज़ों को हम तब समझेंगे। ठीक है, तो आप भी अगर साथ साथ प्रोग्राम करना चाहते हो तो कर लो, बाकी अगर अभी देखना है तो अच्छे से समझ लो, और नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। अगर दोबारा रिवाइज करना हो, कभी भूल जाओ तो वीडियो आकर दोबारा देख लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम बेसिक्स इन जावा में ही एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम क्या रख दें, कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल डेमो, ठीक है, .java। ये कंडीशनल डेमो .java नाम की हमारी क्या बन जाएगी, एक क्लास बन जाएगी, राइट। और ये किस पैकेज में है, बेसिक्स इन जावा पैकेज में है। तो यहाँ पे पैकेज को भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आई से कि पैकेज बेसिक्स इन जावा, ताकि हमें कोई एरर ना मिले इन फ्यूचर, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या है, कंडीशनल्स वाली चेक करना है। तो हम पहले एक मेन मेथड इसका लिख देते हैं। तो जो कि मेन मेथड हमारा क्या होता है जावा में, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इफ़ वाला, इफ़ स्टेटमेंट। सबसे पहले हम देख क्या रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट देख रहे हैं ना। तो एक हम यहाँ पे कमेंट लिख देता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ओके, जिस पे हम सबसे पहला जो हम चेक करने वाले हैं, इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हम जानने वाले हैं कि इफ़ स्टेटमेंट को हम एक्चुअली में कैसे यूज़ करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपको सिर्फ एक कंडीशन के साथ मतलब हैंडल करना हो, एक कंडीशन हैंडल करना हो, तो वहाँ पे आप इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने एक नंबर लिया, कि मैंने नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। मैंने उस नंबर को लेट्स सपोज मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब मुझे इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कैसे करूँगा, मैं कहूँगा इफ़, ठीक है, इफ़ को कॉल किया, पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर हमारा क्या होगा, कंडीशन होगी। हमारी कंडीशन क्या है, अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरा नंबर लेस दैन 20 है, तो मैं क्या कर दूँ, मुझे एक आउटपुट प्रिंट कराना है कि नंबर इज़ लेस दैन 20। ठीक है, नंबर इज़ लेस दैन 20। ओके, सिर्फ इतना सिंपल सा अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, इफ़ स्टेटमेंट। मैंने क्या किया, एक नंबर बनाया। ठीक है, कंडीशन क्या रखी, एक सिंपल सी कंडीशन है कि अगर मेरा नंबर लेस दैन 20 है, ठीक है, नंबर मेरा लेस दैन 20 है, मतलब 10 हमारा क्या है, लेस दैन 20 है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा कि नंबर इज़ लेस दैन 20। अदरवाइज़ मैं बाकी मुझे कुछ नहीं करना है, बाकी मैं नहीं जानता कि भाई मुझे एल्स में क्या प्रिंट करना है या आगे क्या प्रिंट होने वाला है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ ये कंडीशन अगर मीट होती है तो बस ऐसा प्रिंट कर दो, ऐसा प्रोग्राम ने बोला है। ठीक है, अब इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं, और इसी से ही आप इफ़ एल्स को भी समझ जाओगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की फोल्डर पे हैं, मुझे आना पड़ेगा बेसिक्स इन जावा पे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे CD बेसिक्स इन जावा। ठीक है, हम आगे इस फोल्डर पे, अब हम रन करेंगे कंडीशनल डेमो को, पहले कंपाइल करेंगे। तो जावा सी कंडीशनल सही है ना स्पेलिंग, कंडीशनल डेमो .java। तो सबसे पहले कंपाइल होगी। अब जब कंपाइल होती है तो हमारी डॉट क्लास फाइल बन जाती है। तो जो .java फाइल है ना, वो कंपाइल होकर बाइट कोड में कन्वर्ट होता है जैसे कंपाइल करते हैं। तो
वो जो बाइट कोड वाली जो फाइल होती है ना, वो डॉट क्लास फाइल बनती है हमारी, जो एक्चुअल में क्लास है उसी नाम से बनती है, पर उसका एक्सटेंशन डॉट क्लास हो जाता है। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको रन भी करना है। पहले कंपाइल किया तो रन करना पड़ेगा। अब रन करने के लिए आपको सिंपल से लिखना है जावा कंडीशनल डेमो डॉट जावा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, नंबर इज़ लेस दैन 20, ठीक है, क्योंकि नंबर लेस दैन 20 है इस वजह से आ गया। पर लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि नंबर इज़ लेस दैन 5, अगर नंबर लेस दैन 5 है तो ही यहाँ पे प्रिंट करो, अदरवाइज मैं नहीं जानता। तो तुम्हें क्या लगता है क्या आउटपुट आने वाला है? ठीक है, गेस करो। कोई नहीं, अगर नहीं भी किया हो तो भी हमें मालूम हो जाएगा कि आउटपुट कुछ आएगा ही नहीं। क्यों आउटपुट कुछ आया नहीं? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नंबर जो है वो 10 है, और मैं कंडीशन मैंने क्या लगाया है, नंबर इज़ लेस दैन 5। तो जब नंबर लेस दैन 5 होगा तभी ये जो हमारा स्टेटमेंट वाला ब्लॉक है तभी ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन पे जहाँ पे आपकी पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो मीट नहीं कर रही है, तो आप अगर फिर भी कुछ आउटपुट रिटर्न करना चाहते हो तब आप यहाँ पे एल्स यूज़ करते हो। और यहाँ पे हमें पता लग गया कि अब हम इफ़ और एल्स, जो अभी पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ा था, अब इफ़ एल्स कब यूज़ करते हैं, जब आप एक कंडीशन, अगर आपकी पर्टिकुलर कंडीशन मीट नहीं हो रही है फिर भी आप कुछ ना कुछ आउटपुट देना चाहते हो, तब वहाँ पे आप इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे इफ़ पढ़ा, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इफ़ एल्स। सिंपल सा, जब आउटपुट इसके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं मैच कर रही है तो हम एल्स पे क्या प्रिंट करा देंगे, लेट्स सपोज एल्स में प्रिंट करा देंगे कि नंबर इज़ लेस दैन 5, ओके, या नंबर इज़ नॉट, एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली में, नंबर इज़ लेस दैन 20 है ना, हाँ यहाँ पे लेस दैन, नंबर इज़ लेस दैन 5 है, ठीक है, नंबर इज़ लेस दैन 20, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ भी आउटपुट रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूँ कि नंबर यहाँ पे 10 है और यहाँ कंडीशन मीट कर रही है कि इफ़ नंबर इज़ लेस दैन 5, तो क्योंकि 10 लेस दैन 5 नहीं है तो यहाँ पे तो प्रिंट होगा ही नहीं। तो अदरवाइज़ मैं क्या कह दूँगा, मैं आउटपुट में बोल दूँगा कि क्योंकि ये नंबर लेस दैन 5 है इस वजह से ये वाला आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ, या मैं बोलूँ ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा कि नंबर इज़ नॉट, या बोलूँ नंबर इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5। ये मतलब मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी ले रहा हूँ, आप ये एक सिंपल तरीके से एक प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको यूज़ कैसे करते हो। बाकी प्रोग्राम बहुत तरीके से होता है, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम में हम इसको अलग मतलब तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ ये समझो कि इफ़ एल्स आपका यूज़ किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन से प्रॉब्लम्स आप जब करोगे ना तो और क्लैरिटी है। अब जैसे इसको हम कंपाइल करेंगे और फिर रन करा देंगे तो क्या आएगा, नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। जब ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है तब हम एल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इफ़ एल्स इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमारा इफ़ वाला अगर ट्रू नहीं होता तो एल्स वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि हमने इफ़ मालूम हो गया कि इफ़ का भी यूज़ करते हैं, हमें ये भी पता लग गया कि इफ़ एल्स का भी यूज़ करते हैं। अब हम यूज़ करते हैं कि इफ़ एल्स मतलब मल्टीपल इफ़ एल्स कंडीशन कब यूज़ करते हैं, वो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज अब मैं क्या करूँगा, इसको फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं। अब मल्टीपल वाले यूज़ करना है, ठीक है। या मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ एल्स ओके, ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि एक मेरे पास नंबर है जो कि 30 है, ठीक है। मैं क्या कहूँ कि इफ़ नंबर डिविजिबल बाय 2 इक्वल 0, ठीक है। अगर मेरा नंबर डिविजिबल बाय 2 इक्वल 0 हो, मतलब मेरा नंबर क्या है, इवन नंबर हो, तो फिर मैं क्या कह दूंगा कि नंबर इज़ इवन नंबर, दिस नंबर, मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दूंगा, मैं दिस नंबर इज़ इवन। तो अगर इफ़ नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल 0 मतलब नंबर मेरा इवन नंबर है, अगर मेरा ये नंबर क्या है, इवन है, तो मेरा क्या होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। एल्स इफ़ अगर मैं बोलूँ कि मेरा नंबर, ठीक है, मैं बोलूँ नंबर मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो नंबर ऑड हुआ, ठीक है, अगर मेरा नंबर क्या हुआ, ऑड हुआ, तो मैं क्या करूँगा, 1 सेकेंड, तो मैं क्या करूँगा कि नंबर मैं प्रिंट कर दूंगा नंबर इज़ ऑड, या दिस नंबर इज़ ऑड, दिस नंबर इज़ ऑड, सिंपल। एल्स इफ़ मतलब मैं चेक कर क्या कर रहा हूँ कि एक नंबर मुझे दिया गया है, कि मैं चेक कर रहा हूँ कि नंबर अगर इवन है
तो मुझे ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करना है, या फिर मैं एक और कंडीशन लगा दिया मैंने कि अगर मेरा नंबर क्या है ऑड है तो फिर ये ऐसा प्रिंट हो जाए। इस पे मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हो, या फिर आप कह दो कि अगर नंबर मॉड्यूलो 5 इक्वल 0, मतलब कि अगर मेरा नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो भी मैं एक कंडीशन प्रिंट कर सकता हूँ, या फिर आप प्रिंट कर दो कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अगर आप ऐसा करो, एल्स अभी भी और भी चाहे जितनी कंडीशन आप रख सकते हो एल्स इफ करके, या फिर मान लो कि अब मेरे पास कंडीशन है ही नहीं, मैं इतनी ही कंडीशन चेक करना चाहता हूँ, तो आप एल्स में फाइनली आप क्या प्रिंट कर दो कि हाँ लेट्स, या कुछ भी मतलब आउटपुट आप दे सकते हो, जैसे कि दिस इज़ नॉट अ नंबर, मैं ऐसा भी प्रिंट कर सकता हूँ, दिस इज़ नॉट अ नंबर, ओके, ऐसा कुछ भी मैं मतलब मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब तुम सोचो कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। देखो, अब मैं तुमको एक चीज़ पे इसको ध्यान से, पहले कोड को हम एक तरीके से डिबग कर रहे होंगे जहाँ पे समझेंगे। मेरा नंबर क्या है 30 गया, 30 मॉड्यूलो 2 इक्वल 0, हाँ क्यों, क्योंकि 2 से तो 30 कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये मेरा पहला वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगता है कि क्या इसके बाद ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स इफ वाला? अगर ये वाला ब्लॉक मेरा इफ़ वाला एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो तुम्हें क्या लगता है क्या एल्स इफ वाला ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होगा, या फिर क्या इसके बाद ये वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा, या फिर इसके बाद ये वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा? तो दिमाग में तुम्हारे कन्फ्यूजन हो सकता है ना। तो हम तुम्हारे कन्फ्यूजन को क्लियर करने के से पहले मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को रन करा के तो मैं दिखाऊँगा कि एक्चुअली आउटपुट क्या आता है, उसके बाद फिर अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, और कंपाइल किया हमने, और उसके बाद फिर हमने रन कर दिया। तो हमारा क्या आया, दिस नंबर इज़ इवन। मतलब इसका क्या हुआ कि हमारा पहली कंडीशन जो है उसको ही इसने चेक कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को 5 कर दूँ, ठीक है, अब तुम्हें क्या लगता है कौन सी कंडीशन तुम्हारी, कौन से स्टेटमेंट तुम्हारा प्रिंट होगा? तुम्हें क्या लगता है ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा? यहाँ पे चेक हो रहा है कि नंबर इवन होना चाहिए, पर 5 तो इवन नहीं है। फिर यहाँ पे क्या चेक कर रहे हो कि नंबर इवन नहीं होना चाहिए, मतलब ऑड होना चाहिए, तो इसका मतलब 5 तो मेरा ऑड है, तो मुझे या तो ये वाला मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, या तो फिर क्या होगा कि अगर नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इसको प्रिंट कर दो। तो क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या इस वाले स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, या फिर ये वाला प्रिंट होगा, या फिर ये वाला प्रिंट होगा? तो जो ऊपर से कंपैरिजन में सबसे पहले उसे स्टेटमेंट मिलता है और उस कंडीशन को मीट कर जाता है, तो वही वाला हमारा प्रिंट हो जाता है। लेट्स सपोज आप इन दोनों कंडीशन को एक साथ मीटअप कराना चाहते हो, उसके बाद फिर आप कोई रिजल्ट प्रिंट कराना चाहते हो, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। लॉजिकल ऑपरेटर में लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि जब आपको मल्टीपल कंडीशंस एक साथ चेक करनी हो कि ये भी ट्रू हो, उसके बाद फिर ये भी ट्रू हो, या फिर मैं कह दूँ कि या ये मीट करे या फिर ये मीट करे, तो फिर मैं क्या करूँ, एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दूँ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो नंबर मेरा ऑड भी हो एंड वो नंबर 5 से डिविजिबल भी हो, तो फिर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, पर अगर नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिनेरियो अगर हम ले रहे हैं कि हम एक सिंपल एक नॉर्मल से एक केसेस को हम इफ़ ब्लॉक में हैंडल करना चाहते हैं, तो उस बेसिस पे आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा अब आपको पता चल गया होगा कि अभी फ़िलहाल कौन सा ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। तो एक बार हम इसको रन करा के देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्या एग्जीक्यूट हुआ, दिस नंबर इज़ ऑड, क्योंकि ये वाला तो हमारा एग्जीक्यूट होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर तो है नहीं। फिर दोबारा जब चेक होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा नंबर ऑड है। पर अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन अगर दूसरी चेंज कर ले, सपोज मैं यहाँ पे बोल दूँ कि नंबर मॉड्यूलो 3 इक्वल डज नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर 3 इक्वल 0 बोल देते हैं, मतलब वो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, तो फिर यहाँ पे आप ऐसा बोल दो कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, आप ऐसे यहाँ पे प्रिंट करा दो। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, आप 5 से चेक करो कि वो नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो ये वाला प्रिंट करा दो, नहीं तो आप ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करा दो। तो अब इस कंडीशन पे हमारा क्या होगा, हमारा थर्ड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा नंबर जो है 5 वो 5 से ही डिविजिबल है, ना कि वो 3 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, और ना कि वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इस वजह से हमारा ये वाला ब्लॉक
एग्जीक्यूट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको भी रन करा के एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा कोड काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5। अब मान लो कि यहाँ पर अगर आपका नंबर 11 है, ठीक है, अब देखो क्या नंबर आपका इवन है, नहीं है। क्या आपका नंबर 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। क्या आपका नंबर 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो उस केसेस में आपका जो एल्स ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ नंबर, ये एक स्टेटमेंट गलत है, इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए क्योंकि नंबर्स ऑलरेडी है। पर मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, यही लिख देते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, या फिर अपने हिसाब से जो भी आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिलहाल इसको क्लियर कर देते हैं और हम इसको कंपाइल करेंगे और इसको हम रन करेंगे। तो क्या प्रिंट हो गया, चलो ठीक है। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से हम इफ़ एल्स वाले ब्लॉक्स को या स्टेटमेंट को हैंडल करना सीख गया कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस एक साथ आ जाती हैं और उस बेसिस पे हमें कोई रिजल्ट रिटर्न करना होता है तो हम इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो अब आपको क्लैरिटी हो गई कि इफ़ कब यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स कब यूज़ करते हैं और इफ़ एल्स कब यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं स्विच के बारे में। ठीक है, कि स्विच स्टेटमेंट हम एक्चुअली में कब यूज़ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करें, कमेंट कर दें फिलहाल और हम आ जाते हैं नीचे ही और अब हम देखेंगे क्या स्विच स्टेटमेंट। एक सिंपल सा प्रोग्राम देता हूँ। ठीक है, मैं जैसे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि एक नंबर दो, वो नंबर आपका 1 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं जो नंबर होगा उसी बेसिस पे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी मुझे प्रिंट कराना है वो मैं प्रिंट कराऊंगा। अगर मुझे इस टाइप का कुछ प्रोग्राम बनाना है या फिर आप ईयर्स मान लो या टोटल नंबर ऑफ मंथ्स मान लो एक ईयर में, उस बेसिस पे एक नंबर लो जो कि 1 से लेकर 12 तक होना चाहिए कुछ भी। लेट्स सपोज 11, इसका मतलब क्या हुआ, नवंबर। ठीक है, अगर 12 हुआ तो मतलब क्या हुआ, दिसंबर। तो अगर आप इस बेसिस पे अगर आप कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हो जहाँ पे आप एक आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ केसेस हैं और वो मल्टीपल केसेस हैं, आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इफ़ एल्स का यूज़ करके भी कर सकते हो, पर वहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी क्योंकि आप वहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अभी ऊपर प्रोग्राम ने किया, क्या इसको स्विच के थ्रू कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, स्विच के थ्रू कर सकते हो पर वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जहाँ पे हम क्या ईजी तरीके ढूंढते हैं कि कहाँ पे किस पर्टिकुलर वेपन का यूज़ मुझे कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप भाई चींटी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का यूज़ करोगे, चींटी को तो नॉर्मल हाथ से भी मर जाती। ठीक है, तो कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करना है उस हिसाब से हम अपने जो टूल्स है, अपने जो बोल सकते हो वेपन्स हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाता हूँ कि मैं एक नंबर है जिसको मान लेता हूँ 6। ठीक है, अब मैं एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ, स्विच बताने वाला हूँ। तो स्विच के अंदर होता क्या क्या है, जैसे आप स्विच लिखोगे ना तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट होता है। ये आर्ग्यूमेंट एक्चुअली आप यहाँ पे जो नंबर आप जैसे एक आपने वेरिएबल क्रिएट किया तो इस वेरिएबल को यहाँ पे पास करोगे तो वही आपका आर्ग्यूमेंट हो गया। यहाँ पे आपके केसेस होते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ केसेस आपके, कितने तरीके की कंडीशंस या कितने नंबर ऑफ केसेस आपके प्रोग्राम में हैं जिनको आप 1 बाय 1 चेक करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आप कुछ आउटपुट रिटर्न करना चाहते हो। ठीक है, और फाइनली हमें एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता है जहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे आप रिटर्न कर रहे होते हो कि जब कोई भी केस मैच नहीं कर रहा होता तो उस कंडीशन पे आप डिफ़ॉल्ट में कोई वैल्यू आप रिटर्न कर दो, कोई आउटपुट आप रिटर्न कर दो, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस आर्ग्यूमेंट की जगह में मैं इस एन को दे देता हूँ। ओके, अब एन मतलब जैसे एन मैंने 6 दिया, अब यहाँ पे वैल्यू मैं जैसे 1 ले लिया। अगर मेरी एन की वैल्यू 1 होती तो यहाँ पे मैं एक आउटपुट देता, क्या मैं आउटपुट देता मंडे। ठीक है, और ये लिखने के बाद आपको एक ब्रेक भी लिखना पड़ेगा। ब्रेक क्यों लिखना पड़ेगा, ताकि जो दूसरे केसेस हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको हटा देता है। ठीक है, ब्रेक हम इसलिए लिखते हैं कि आप जैसे ये वाला केस हमारा एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो बस आप इस स्विच के बाहर निकल जाओ। अदरवाइज अगर आप ब्रेक नहीं लिखोगे तो सारे के सारे केसेस आपके एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इस वजह से हमें ब्रेक लिखना होता है कि ब्रेक लिखने का मतलब जैसे ही मेरा ये केस अगर फुलफिल हो गया, मतलब इस केस के स्टेटमेंट को मैंने एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ से ब्रेक कर जाओ, मतलब इस स्विच के बाहर निकल जाओ, अब आगे तुम्हें कुछ नहीं देखना। ओके, अब जैसे मेरा केस था जहाँ पे 1 था केस, मेरा केस हो सकता है कि 2, अगर मैंने सपोज मैंने 2 एंटर किया होता तो उस कंडीशन पे मैं प्रिंट करा देता क्या,
मंडे लिया था, अब आगे ले लेते हैं ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे के बाद यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर ट्यूसडे आता है तो ट्यूसडे प्रिंट कराओ, ब्रेक ले लो। केस 3, टोटल कितने केस बनेंगे बताओ, देखते हैं कितना बनता है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जिस पे मेरा केस मंडे ट्यूसडे, अब क्या हो जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे, ओके। यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेक, और फिर हमारा आ जाता है केस 4। ऐसे कितने नंबर ऑफ केसेस आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और यहाँ पे थर्सडे, और यहाँ पे ब्रेक। अब मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा सा कॉपी कर लूँ या फिर लिख ही देता हूँ, चलो कोई नहीं, लिख देता हूँ। केस 5 सिस्टम डॉट आउट, अब ये हो जाएगा मेरा फ्राइडे, और साथ में मेरा ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा केस 6 आ जाएगा और केस 7, ठीक है। केस 6 में मेरा क्या होगा, केस 6 मेरा होगा फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, SATUR, सैटरडे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा ब्रेक, और फाइनल हमारा केस बनेगा क्या, केस 7, जिस पे हम प्रिंट कर रहे होंगे संडे, जो कि हमारा प्रिय दिन है, ओके। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मैंने वीक्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि अगर मेरा, अब तुम इस चीज़ को समझो, डिफ़ॉल्ट पे आप कुछ भी लिख सकते हो। डिफ़ॉल्ट पे सपोज आप लिख दो कि नंबर इज एक्सीडिंग 7, ऐसा कुछ, या आपने ये सब जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज आप नंबर यहाँ पे 8 ले रहे हो, ठीक है। 8 ले रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इन कोई भी केसेस को फॉलो नहीं करेगा। 8 का मतलब क्या हुआ, जब तक आपके केसेस इसके अंदर है, मतलब 1 से लेकर 7 तक है, तब तक ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इन ब्लॉक में से कोई एक केस एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप n की जगह यहाँ पे n इक्वल्स टू जैसे आप 4 लेते हो, तो 4 का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो केस 4 है सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद, और ना उसके पहले वाला कोई केस एग्जीक्यूट होगा, ना उसके बाद वाला कोई केस एग्जीक्यूट होगा। तो एक्चुअल में इस तरीके से हम स्विच को हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आने वाला है, n इक्वल्स टू 4 है, आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट आने वाला है हमारा थर्सडे, क्योंकि ये केस 4 को हैंडल करने वाला है। इसके बाहर आप कुछ भी प्रिंट करा दो चलेगा, सपोज मैं प्रिंट करा देता हूँ बाई, ओके। तो बाई मेरा प्रिंट होगा ही, उसमें उससे उसका कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो स्विच के बाहर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको एक बार रन करा के आपको इसका आउटपुट दिखा देते हैं, ताकि आपकी दुविधा समाप्त हो जाए, ओके। कंपाइल किया हमने, और फिर हमने रन कर दिया। तो जैसे हमने क्या लिया था, केस n इक्वल्स टू 4, अब स्विच के अंदर आएगा n, स्विच का मतलब स्विच, अब n की जगह आप यहाँ पे आ जाएगा 4, मतलब स्विच 4। अब जो 4 होगा ये वाला केस, अब सिर्फ ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब थर्सडे है तो थर्सडे एग्जीक्यूट होगा। आखिरी में हमने बाय लिखा तो हमारा बाय हो गया। लेट्स सपोज आप यहाँ पे ले लेते हो 10, ठीक है। अब इसको भी देख लो कि 10 होगा तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले कंपाइल किया और उसके बाद से हमने रन किया। तो 10 जब लेते हो तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, नंबर इज एक्सीडिंग 7, क्योंकि हमारे इन जो 7 केसेस डिफाइन किए हमने, उस 7 केसेस के बियॉन्ड हम कोई नंबर ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाहर का कोई नंबर ले रहे हैं। इस वजह से हमारा जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है। समझ में आया कि हम किस तरीके से केसेस को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हम केस वाइज मल्टीपल केसेस को, मल्टीपल कंडीशंस को किस तरीके से हम देख रहे हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे एक सिंपल से, जैसे मैंने प्रोग्राम लिया, यहाँ पे वीक्स को हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे ईयर्स मतलब मंथ्स भी ले सकते हैं, या फिर ऐसा मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को केस वाइज सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस वाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्विच स्टेटमेंट हमारे पास उपलब्ध है, जिसका यूज़ करके हम ईजिली मल्टीपल केसेस को हैंडल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो फिलहाल अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपने लूपिंग स्टेटमेंट पर,
और हम देखेंगे कि हम लूप्स को कैसे हैंडल करने वाले हैं। तो हमने अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पूरा देख लिया, हमने इफ़ स्टेटमेंट समझ लिया, इफ़ एल्स समझ लिया, इफ़ एल्स समझ लिया और स्विच स्टेटमेंट समझ लिया, और उसको हम प्रॉपर हमने प्रोग्राम करके देख लिया। और आई डोंट थिंक कि कोई भी डाउट अब तुम्हारे दिमाग में रह गया होगा, पर फिर भी अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वो क्लियर कर दूँगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं अपने लूपिंग स्टेटमेंट पर, जिस पे हम पहले फॉर लूप देखेंगे, फिर इनहेंस्ड फॉर लूप देखेंगे, वाइल लूप और डू वाइल लूप। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं पहले वाइल लूप से, पहले वाइल बताते हैं, फिर डू वाइल बताते हैं, उसके बाद फॉर और इनहेंस्ड फॉर बताते हैं। पर मैं थोड़ा सा टॉप से स्टार्ट करूँगा, चीज़ें थोड़ा सा समझने में और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। कोई भी आपको डाउट नहीं रहने वाला है, उसकी चिंता मत करना। पहले हम फॉर लूप देखेंगे, फिर इनहेंस्ड और फिर वाइल और फिर डू वाइल देखेंगे। ओके, सो वन बाय वन करके हम क्या करें, कोड एडिटर पर आ जाते हैं और लूपिंग स्टेटमेंट्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आ जाओ अपने कोड एडिटर पर, और यहाँ पे जैसे हमने कंडीशनल का बनाया था ना एक फ़ाइल, वैसे ही हम क्या बनाएंगे, लूपिंग वाली फाइल बनाएंगे। तो हम बोलेंगे क्या, लूपिंग स्टेटमेंट डॉट जावा। हाँ, अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है जो हमारे दिमाग में, भाई लूपिंग स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका महत्व क्या है, क्यों हम ये वाइल लूप, फॉर लूप, इनहेंस्ड वाइल लूप और दुनियादारी क्या क्यों बनाया गया है। तो सिंपल सी बात में, सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो कि जब कोई ब्लॉक ऑफ कोड को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है, कि जब लेट सपोज हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जिसे आपको रिपीटेडली किसी नंबर ऑफ टाइम एक कंडीशन दे दी गई कि भाई मुझे लेट सपोज कि मुझे हेलो को 10 बार प्रिंट कराना है, या फिर मुझे स्टार को 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, या फिर आप कोई नंबर है जिसको 1 से लेकर 100 तक आपको नंबर्स काउंट करने हैं। तो जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर चीज़ को, मतलब सेम काम को आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हो, तो वहाँ पे हम लूपिंग स्टेटमेंट को यूज़ करता है, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट से क्या होता है, वहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन रहते हैं कि हम कहाँ से लूप स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी टर्मिनेशन कंडीशन दे देते हैं कि कहाँ वो लूप एंड होने वाला है, और वो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, या किस तरीके से हम उसको आगे हम बढ़ाने चाह रहे हैं अपने स्टेटमेंट्स को, अपने लूपिंग को, या स्टेप वाइज कैसे हम मूव करने जा रहे हैं उसको पर्टिकुलरली वहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। और इस तरीके से हम कोई पर्टिकुलर टास्क को मल्टीपल टाइम्स, या बोल सकते हो एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अब फिर भी अगर कोई डाउट है तो आगे हम प्रोग्राम को करके समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले मेन फंक्शन अपना लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इतना मिस्टेक क्यों हो रही है मुझसे आजकल, वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब हम लूप देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फॉर लूप। अब फॉर लूप मुझे देखना है, ठीक है। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम देता हूँ आपको कि मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। एक प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। सिंपल सा प्रोग्राम है जिस पे आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर आपको प्रिंट कराना है। आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो कि आपने system.out.println लिखा और वहाँ पे आपने पहले 1 प्रिंट किया, फिर आप दोबारा इसको कॉपी करोगे, और फिर क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आप 1 की जगह 2 कर दोगे। फिर ऐसे ही करते करते आप 10 बार इसको कॉपी पेस्ट कर रहे होगे। सिंपल, मतलब ऐसे कर रहे होगे, ठीक है। तो ये क्या पागलपंती कर रहे हो, तो हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं क्या, ऐसे प्रोग्रामर बनोगे क्या? तो ये सबसे गलत तरीका होता है। तो जब आप एक पर्टिकुलर टास्क को एनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना चाहते हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। समझ में आया? अब क्लियर हुआ कि हम क्यों यूज़ करें लूप को। अब देखो हम किस तरीके से हम 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने वाले हैं। अगर मैं फॉर लूप की बात करूँ तो सबसे पहले फॉर लूप हम ऐसे लिखते हैं कि फॉर लिखा, पैरेंथेसिस लिखा। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी इनिशियल कंडीशन कि हम लूप को स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन होती है टर्मिनेशन कंडीशन, जो कहाँ पे हमारा लूप एंड होने वाला है। और तीसरी कंडीशन होती है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कि हम उसको लूप को हम आगे बढ़ा रहे हैं या फिर पीछे लेके जा रहे हैं। मतलब हम देखो ऐसे समझो कि मैंने क्या कहा कि मुझे नंबर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, मैं एक बाहर भी डिफाइन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक इंट आई लिया जो कि इनिशियली स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, i इक्वल्स टू 1, या मैंने i इक्वल्स टू 1 यहाँ पे क्यों लिख दिया, जब अंदर लिखना ही है अंदर तो हम यहाँ पे ही लिख लें। तो मेरा क्या हुआ, इनिशियली कंडीशन कहाँ से हुई
कि आई मेरा 1 से स्टार्ट हुआ, टर्मिनेशन कंडीशन क्या है कि जब तक आई 10 ना हो जाए, वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 10, तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे नंबर्स को प्रिंट करना है। नंबर मेरा क्या है, नंबर मुझे आई पे ही तो मेरा नंबर मिल रहा है, पर आई अगर मैं ऐसे कर दूँ, इसको अगर मैं प्रिंट करा दूँ तो क्या होगा कि आई 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेस देन 10 तक जाएगा और मुझे आई प्रिंट करना है। पर यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है, क्या 10 तक नंबर प्रिंट होंगे? तुम्हें लग रहा है कि प्रिंट होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे आई की वैल्यू को ना ही इंक्रीमेंट की है ना ही डिक्रीमेंट की है। आई 1 है, 1 ही रह जाएगा। अब आई आगे कैसे बढ़ेगा? तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आई लेस देन और इक्वल टू 10 लिखा ना, इसके बाद आपको सेमी कोलन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ कि आई की वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट हुई है। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि प्लस प्लस आई, ठीक है, अगर मैं बोल दूँ प्लस प्लस आई अगर मैं बोल दूँ तो इसका मतलब क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट। पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद आगे काम होगा। पर पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि पहले जो काम करने आए हो तुम पहले वो कर लो, उसके बाद फिर हम वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस हमने किया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि आई प्लस इक्वल्स टू 1। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया, जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने, या फिर अगर आई प्लस प्लस लिखते हो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर या बोल सकते हो यूनरी ऑपरेटर का यूज़ किया हमने। यूनरी ऑपरेटर हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। आप उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यूज़ को एक्चुअली इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर रहे हो, कर सकते हो, जहाँ पे इसका मतलब है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब आई अभी 1 है तो आई प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। पर हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, आई प्लस प्लस। दोनों चीज़ें लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई मेरा 1 से स्टार्ट होगा, आई मेरा लेस देन और इक्वल टू 10 तक जाएगा और वो प्रिंट होगा। पहले इसलिए प्रिंट किया तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्रिंट हो गया। फिर हम क्या होगा, क्योंकि प्रिंट ln लिखा हुआ है तो 1 प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे मेरा पॉइंटर मूव हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे होने क्या वाला है, यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट लाइन की बात की तो ये चीज़ तो चेक हो गई कि आई लेस देन आई इक्वल्स टू 1 है, आई लेस देन 10 है, ठीक है। आई प्लस प्लस भी हो जाएगी साथ में, तो आई की वैल्यू अभी 1 थी, अब क्या हो जाएगी, आई 2 हो जाएगी। मतलब प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब यहाँ पे चेक होगा क्या आई लेस देन और इक्वल टू 10 है, मतलब 2 क्या लेस देन और इक्वल टू 10 है, यस है। तो फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4, ऐसे करके कब तक प्रिंट होगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो अब हम क्या करें, इसको एक बार रन करा के आपको इसका आउटपुट दिखा देते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इसको क्या करें, कॉपी कर लेते हैं और जावा सी कंपाइल करेंगे डॉट जावा। ओके, इसकी बाइट कोड जनरेट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी हटा देते हैं, बाकी जावा लिख देते हैं। ओके, क्या हुआ, 1 से लेके 10 तक आपको नंबर प्रिंट होके मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी चीज़ को आप वाइल लूप के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, देखो फॉर लूप में आप सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने बताया कि भाई तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है, तुम्हारी टर्मिनेशन कंडीशन कहाँ है, और तुम एक्चुअली में होने क्या वाला है तुम्हारे साथ, तुम आई प्लस प्लस कर रहे हो या फिर प्लस प्लस आई कर रहे हो या फिर क्या क्या कर रहे हो। लेट्स सपोज अगर इसी चीज़ को तुम ऐसे कर दो, प्लस प्लस आई, अब देखो क्या आउटपुट आने वाला है तुम्हारा। इस चीज़ को एक बार ऑब्जर्व करके करने की कोशिश करना, ठीक है। तो हमने सेव कर दिया है ना ऊपर, हाँ, कंपाइल कर लेते हैं और रन कर देते हैं। देखो आउटपुट फिर भी मेरा वही आया है। क्यों वही आया है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इसी टाइप से है कि हमारा प्लस प्लस आई कर लो या फिर आई प्लस प्लस कर लो, वहाँ पे उस आई की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। हम एक्चुअली में कंडीशन जिस तरीके से हम चेक कर रहे हैं ना, और हम वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि आई प्लस इक्वल्स टू 3 कर देता है, ठीक है, तो अब देखो कि क्या क्या नंबर आपके प्रिंट होता है, राइट। तो इसको पहले हम क्या करें, क्लियर कर लेते हैं और जावा सी और जावा, तो वहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 1 4 7 और 10। क्यों, पहले 1 था, 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर क्या आई की वैल्यू आई प्लस 3 हो गई, मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 3 मतलब 10 4 हो गई। तो अब क्या हो जाएगा प्रिंट, क्योंकि 4 लेस देन 10 है तो 4 प्रिंट हो जाएगा। अब 4 हो गई है, अब आगे क्या होने वाली है, आई प्लस इक्वल्स टू 3, मतलब 4 इक्वल्स टू आई प्लस 3, मतलब अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस 3 मतलब क्या हो गया, 7। तो 7, क्योंकि 7 लेस देन 10 है, लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो 7 प्रिंट हो जाएगी।
अब फिर 7+3 आगे आगे क्या होने वाला है, 7+3 मतलब क्या हो जाएगा 10। अब मुझे पता है कि 10 भी लेस देन और इक्वल टू 10 है, मतलब इक्वल टू मतलब 10 के इक्वल या फिर उससे छोटी तो है ना। तो मैं यहाँ पे क्योंकि इक्वल आ रही है तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, मेरा ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा और मुझे 10 भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होने वाली है, 10+3 दैट इज़ 13। तो 13 क्या प्रिंट होने वाला है, नहीं होने वाला, क्योंकि ये टर्मिनेशन कंडीशन के बियॉन्ड चला जाता है। टर्मिनेशन कंडीशन हमारी क्या है कि आई की वैल्यू 10 या फिर 10 से कम होनी चाहिए, और 13 तो 10 से कम या 10 के बराबर तो है नहीं। तो उस कंडीशन पे हमारा लूप वाला स्टेटमेंट, हमारा जो अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट, ये प्रिंट नहीं होगा और हम सीधा प्रोग्राम के या लूप के बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा लूप रन करता है। फॉर लूप हमारा इस तरीके से काम करता है। समझ में आ गया? अब हम क्या करें, अब इसी प्रोग्राम को, ठीक है, जैसे हमारा i++ था ना, इसी प्रोग्राम को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करा रहे हैं। इसी प्रोग्राम को अगर मैं आपको बोलूँ कि वाइल लूप के थ्रू आप करके दिखाओ तो आप कैसे करोगे? देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज i मेरा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। वाइल के अंदर एक कंडीशन होती है कि वाइल मतलब कब तक चलेगा। जब वाइल के अंदर की जो स्टेटमेंट है, मतलब वाइल के अंदर जो आपने कंडीशन रखी है वो अगर ट्रू होगा तो फिर आपका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा वाइल के अंदर का, अदरवाइज वाइल के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और वाइल के अंदर ही हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। आप ये देखते हो कैसे करते हैं। तो आप सिंपल वाइल लिखोगे और यहाँ पे कंडीशन रखोगे। क्या लिखोगे कि जब तक मेरा वाइल मेरा क्या है कि आई लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए, क्योंकि मुझे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराना है। तो आई की वैल्यू या तो 10 हो या फिर 10 से छोटी हो। तो फिर मैं क्या करूँगा, उस कंडीशन पे मुझे क्या कर दूँगा, मैं उस नंबर को, मतलब जैसे आई को प्रिंट करा रहे हो तो मैं आई को यहाँ पे क्या कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा। और प्रिंट करने के बाद करोगे क्या, उस नंबर को आगे मूव कर जाओगे ना, बढ़ा दोगे ना। अभी मैंने 1 प्रिंट किया, अब मुझे 2 प्रिंट करना है, फिर मुझे 3 प्रिंट करना है, ऐसे करके 10 तक प्रिंट करना है ना। तो 2 कब आएगा, जब आप वैल्यू को, जो अभी जो स्टार्टिंग जो वैल्यू है उसको जब इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, i++। समझ में आया? जब i++ कर दोगे तो अभी मेरा यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, और i++ का करने का मतलब क्या हो गया, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब जो 2 हो जाएगी, अब यहाँ पे चेक होगी फिर से वाइल के अंदर, क्या i लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है। अगर है तो फिर इसको एग्जीक्यूट कर दो, मतलब अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगी, फिर हमारी i++ मतलब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ऐसे करते करते हमारी 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू आप ऐसे कर सकते हो, और वाइल लूप के थ्रू आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जावा सी और जावा, तो 1 से लेके 10 तक आपके नंबर्स प्रिंट हो गए। समझ में आया कि कैसे आप यहाँ पे, आपको देखो लिखने का, स्टेटमेंट को लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो फॉर लूप में, कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हो, आप एक टर्मिनेशन कंडीशन दे रहे हो, और साथ में मतलब आप सेमीकोलन का यूज़ करते करते 3 चीज़ें लिख रहे हो, कि आप यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो जिस तरीके से आप करना चाहते हो वो तीनों एक ही चीज़ में आपने कंडीशन में यहाँ पे दे दी, और सिंपली यहाँ पे आपने जो स्टेटमेंट या जो ब्लॉक आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो आपने यहाँ पे अंदर लिख दिया। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। क्या, यहाँ पे पहले आप कंडीशन चेक कर रहे हो वाइल के अंदर कि क्या इस कंडीशन को मेट करता है, अगर करता है तो ही इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, और तो ही जो आप करना चाहते हो, इंक्रीमेंट करना चाहते हो, डिक्रीमेंट करना चाहते हो, या जिस हिसाब से उसकी वैल्यू को आगे पीछे करना चाहते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाइल का यूज़ करके इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को कर सकते हो। अब मैं बात करूँ अगर डू वाइल की, ठीक है, हमने फॉर देख लिया, हमने वाइल देख लिया, अब हम देखेंगे डू वाइल। अब डू वाइल का यूज़ तब करते हैं जब आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉक किसी भी हालत पे एग्जीक्यूट करना ही हो, भले ही मतलब कंडीशन हम बाद में चेक कर रहे हैं, पहले हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा देखो, जैसे लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है, मैं ए मान लेता हूँ, जिसके अंदर मेरी वैल्यू क्या है, लेट्स सपोज 1 है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक मेरा वेरिएबल है ए, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, और उस पर मैं 1 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, अब मुझे डू वाइल यूज़ करना है, तो डू, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे जब डू के बाहर हम क्या लिखेंगे, वाइल, और वाइल का हमारा जो कोड होगा उसको। अब यहाँ पे एरर क्यों आई है, क्योंकि अभी हमने चीज़ें डिफाइन नहीं की हैं। अब डू में आप एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो। लेट्स सपोज आप यहाँ पे कुछ प्रिंट करना चाहते हो, कि लेट्स सपोज आप प्रिंट करना चाहते हो कि इट्स अ नंबर, ठीक है, इट्स अ नंबर। ओके, आप सिंपल सा ये स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हो,
वाइल में आप एक कंडीशन चेक करोगे कि वाइल कि जो मेरा ए है वो लेस दैन 1 हो। अगर मेरा वैल्यू लेस दैन 1 हो तो मुझे ये प्रिंट कराना है, अदरवाइज नहीं प्रिंट कराना है। पर आप एक चीज़ देखो, ये नंबर मैंने 1 दिया, पर ये एक्चुअल में मेरा नंबर जो है 1 से छोटा तो नहीं है, क्योंकि मैं कंडीशन मैंने क्या रखी कि ए लेस देन 1 होना चाहिए, ए लेस देन 1 होना चाहिए। पर जब 1 ही ले रहे हो तो 1 तो लेस देन 1 हो नहीं सकता। पर फिर भी अगर मैं डू वाइल ले रहा हूँ, डू वाइल अगर लिख रहा हूँ, तो मेरी एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन क्या हो जाती है यहाँ पे कि पहला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होने ही वाला है, क्योंकि आप पहले प्रिंट कर रहे हो स्टेटमेंट को, उसके बाद आप कंडीशन को चेक कर रहे हो। ठीक है, इस वजह से तो जहाँ पे कोई प्रोग्राम अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर ब्लॉक को पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हो, बाद में आप उसकी कंडीशन को चेक करना चाहते हो, तब हम उस केसेस में डू वाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट इसको कंपाइल करोगे, जैसे मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल किया और बाद में मैंने इसको रन किया, तो आप इसको पाओगे कि आपका जो ब्लॉक है, जो डू के अंदर ब्लॉक है, वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो गया। पर इसको एक्चुअली में नहीं होना चाहिए था ना, ऐसा ही तो कुछ है। ठीक है, तो फिर भी एग्जीक्यूट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आप एक आउट ले लिया कि a = 10, और यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो कि आप ले सपोज आप नंबर ही प्रिंट करना चाहते हो, आप a को प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, कि या आप ऐसे मान लो कि आप जैसे 1 से लेकर 10 तक नंबर आपको प्रिंट कराना है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे a = 1 लिया, आपने प्रिंट क्या किया, आपने प्रिंट कर दिया a, और बाद में फिर आपने क्या कर दिया, आपने a को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, डू के अंदर ही हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट करना पड़ता है। और मैं बोल दूँ कि जबकि कंडीशन कब तक है कि जब तक a लेस देन और इक्वल टू 10 है, तब तक मुझे क्या करना है, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना। तो सेम प्रोग्राम को मैं इसके थ्रू भी कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाला है आपका, तो कंपाइल किया, रन किया, तो 1 से लेके 10 तक मेरा नंबर प्रिंट हो गया। तो मतलब मैंने सेम प्रोग्राम को मैंने फॉर लूप का यूज़ करके भी कर लिया, वाइल का यूज़ करके भी कर लिया, डू वाइल का यूज़ करके भी कर लिया। ठीक है, पर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि हम कब यूज़ कर रहे हैं डू वाइल, कब यूज़ कर रहे हैं वाइल, और कब यूज़ कर रहे हैं फॉर। ठीक है, तो डू वाइल का जैसे मैंने बोला कि अगर आपको एक डिफ़ॉल्ट केस पहले आपको, क्योंकि आप पहला कुछ ना कुछ आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने ही जा रहे हो, बाद में आप कंडीशन चेक कर रहे हो, तो अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पहले एग्जीक्यूट करना है, बाद में कंडीशन चेक करना है, तो आप वहाँ पे डू वाइल का यूज़ कर लो। अदरवाइज आप वाइल का यूज़ या फिर फॉर का लूप एक साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये हमारा डू वाइल हो गया, क्लियर हो गया। डू वाइल के अंदर जैसे डू आप लिखते हो ना, डू के अंदर हमारा ये स्टेटमेंट होता है, और उसके बाद अंदर ही इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, आप इन वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहते हो, डिक्रीमेंट करना चाहते हो, वो अंदर ही डिफाइन करना पड़ेगा। और वाइल के अंदर आप सिर्फ कंडीशन रखोगे कि वाइल मेरा कब तक वो ये वाला जो ब्लॉक है वो कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक मेरा a लेस दैन 10 है, या जब तक जो अपने कंडीशन दे रखी है, और फाइनली आपको सेमीकोलन यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक दो बार लिखोगे तो इसको और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी थोड़ा बहुत कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है कि सेमीकोलन भूल जाता है, या फिर हम कभी कभार इसको डू के अंदर ही लिख लेते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब हम यूज़ करते हैं, देखते हैं कि फॉर ईच लूप हमारा क्या होता है और इसको किस तरीके से हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो फॉर ईच एक्चुअली फॉर ईच बोलो, या फिर आप इसको बोल सकते हो इनहैंस्ड फॉर लूप, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल आपको दिखा देते हैं इस चीज़ को। तो अब हम बात करेंगे फॉर ईच लूप की। ठीक है, तो फॉर ईच लूप के बारे में सबसे पहले एक चीज़ पढ़ लो, कि इसको पढ़ो पहले, कि यूज्ड विथ कलेक्शन और एरेज टू आइटरेट थ्रू ईच एलिमेंट विदाउट नीडिंग एन इंडेक्स। जब हमें कलेक्शंस दिया हो या फिर एरेज दिया हो और मुझे कोई इंडेक्स वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे फॉर लूप में क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप में हम एक्चुअली इंडेक्स वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। जो आई है ना, हमारा आई एक्चुअली में इंडेक्स वैल्यू है, जहाँ पे हम पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट पे मूव करते हुए या जंप करते हुए उसको प्रिंट करा रहे हैं। एक इनिशियल कंडीशन दी है, इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे और ऐसे ऐसे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, हमने क्लियरली डिफाइन किया है। पर हम जब इन्हेंस्ड फॉर लूप यूज़ करता है, ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज़ लिख देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इन्हेंस्ड फॉर लूप। जब हम इन्हेंस्ड फॉर लूप का यूज़ कर रहे होते हैं, उस कंडीशन पे हमें कब यूज़ कर सकते हैं इन्हेंस्ड फॉर लूप, जब हमारे पास कलेक्शंस या फिर एरेज दिया हो, और जहाँ पे टू आइटरेट थ्रू ईच एलिमेंट विदाउट नीडिंग एन इंडेक्स, जहाँ पे हम किसी इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है, बिना इंडेक्स के हम कलेक्शन या फिर एरेज के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, या फिर उस पर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन या अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हो
वो करना चाहते हो तो उस कंडीशन पे हम फॉर ईच का यूज़ करते हैं या इनहेंस्ड फॉर लूप का यूज़ करते हैं। इनहेंस्ड फॉर लूप का जो बेसिकली लिखने का तरीका होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे लिखते हैं, इनहेंस्ड फॉर लूप ये होता है हमारा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इंट नम, ऐसे ऐसे इनडायरेक्टली बताऊँगा। देखो लेट्स सपोज आपके पास एक एरे दिया हुआ है, मैंने मान लेते हैं कि एक मेरा एरे दिया हुआ है, नम नाम का एरे या एरे नाम का ही एरे दिया है, जिसके अंदर मेरे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, सपोज 2 4 6 8 और 10। ओके, तो एक एरे है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, जिस पे मेरे ये वैल्यूज दे रखी हैं 2 4 6 8 10। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनहेंस्ड फॉर लूप का यूज़ करके इस एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। तो आप कैसे करोगे, आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। आप लिखोगे फॉर, ठीक है, फॉर के बाद लेट्स सपोज आपने इंटीजर ए ले लिया और कोलन यूज़ करते हैं, और जो मेरा जिसको आप यूज़ लेना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे ए जो मेरा क्या डिनोट कर रहा है, मेरा ए डिनोट कर रहा है इस एरे के एलिमेंट्स को। मतलब अब मेरे जो एरे के एलिमेंट्स हैं ना, अब वो ए के थ्रू मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। जो मैंने अभी यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है ना, इंटीजर ए डिफाइन किया है, अब इसके थ्रू मैं इस एरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ बिना मुझे यहाँ पे कोई भी मुझे इंडेक्स वैल्यू या फिर कुछ भी ऐसा मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा प्रिंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं ए ऑफ 1 प्रिंट करूँ, ए ऑफ 2 प्रिंट करूँ या ऐसा कुछ प्रिंट करूँ। मैं डायरेक्टली इसको ऐसे प्रिंट करा सकता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ए करूँगा और मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे एरे मेरा प्रिंट हो जाएगा। देखना चाहते हो तो देख लो, ठीक है। मैंने क्या लिया, फॉर, इनहेंस्ड फॉर लूप है मेरा, ये सिंपल फॉर की तरह ही लिखते हैं इसको, इनहेंस्ड फॉर ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, सीधा फॉर लिखो, इंट ए कॉलन, और जो भी जिसको डिनोट करो, जैसे यहाँ पे एरे है, जैसे सपोज अगर मैं नम बोल दूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस एरे की जगह इसको कर लूँगा नम, ठीक है, सिंपल। और इस नम के एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसको ए के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये मेरा वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं ए को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मेरा ए क्या होगा, पूरा का पूरा ए मेरा प्रिंट हो जाएगा, या बोल सकते हैं कि एरे के सारे एलिमेंट्स मेरे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो कंपाइल कर लिया हमने और रन कर लेता है, तो क्या हुआ, सारे के सारे ये एरे के एलिमेंट मेरे क्या हो गए, प्रिंट हो गए, 2 4 6 8 10। लेट्स सपोज आप इसको एक अलग तरीके से प्रिंट करना चाहते हो, एक ही लाइन पे प्रिंट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, मैं लिखूंगा ए प्लस और थोड़ा सा स्पेस दे दूँ, या फिर अगर बीच में आप कुछ सजावट करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर मैं फ़िलहाल केवल एक स्पेस देना चाहता हूँ, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स विद स्पेस मेरे प्रिंट हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कि मेरा कोड काम करता है या फिर नहीं। तो देख रहे हो 2 4 6 8 10, मतलब एक स्पेस के साथ सारे एलिमेंट्स मैंने प्रिंट करा लिया। ओके, आपको क्या लगता है, अगर मैं इसको इंडेक्स वाइज अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ए ऑफ 0, नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप बेसिकली जब इनहेंस्ड फॉर लूप का यूज़ करते हो तो इंटरनली ही, मतलब इस इनहेंस्ड फॉर लूप में ऐसा मैकेनिज्म है कि वो ऑटोमेटिकली हमें इंडेक्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल में ही हर एक आइटरेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 वो एक्सेस कर सकता है। 1 बाय 1 उन पे जंप करके उनको हम प्रिंट कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी उसको इंडेक्स वाइज आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आया? आप जैसे ऐसा कर सकते हो कि जैसे ए इंटू 5 अगर मैं कर दूँ, ए इंटू 5, तो क्या पॉसिबल है, देख लेते हैं भाई क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे एरे के सारे एलिमेंट्स का को 5 से ये मल्टीप्लाई कर देगा, पर आउटपुट क्या आता है एक बार हम आपको रन करा के ही देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सोचा था 10 20 30, पर हमने क्योंकि स्पेस नहीं रखा इस वजह से यहाँ पे आउटपुट गंदा दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे स्पेस दे देते हैं, ठीक है, ऐसे करा के, अगर कोई दिक्कत ना हो। बाकी ठीक है यार, ऐसे नॉर्मली रखते हैं स्पेस, ठीक है, थोड़ा बड़ा स्पेस रख देता है। तो कंपाइल किया और रन किया, तो 10 20 30 40 50, मतलब जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं अब उन पे मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हर एक आइटरेशन में, मतलब ये क्या कर रहा है, ये ए, देखो एरे पे जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फॉर इंट ए सच दैट, या बोलो कोलन नम, इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसने स्टार्टिंग में जो मेरा एरे है उसके फर्स्ट एलिमेंट को ये पॉइंट कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है 2, अब 2 को इसने क्या किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्रिंट किया। अब ये जब तक एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं तब तक 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट में जंप करेगा। अभी पहले मैंने इंडेक्स नहीं क्रिएट किया यहाँ पे, फिर भी वो
उसी वाइज उसी तरीके से ही इसको एक्सेस कर रहा है। अब ये क्या करेगा, अभी जो ए है अब ये 4 पर जंप करेगा। अब 4 को क्या करेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा और उसको प्रिंट करेगा, फिर 6 पे, फिर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, प्रिंट करेगा, फिर 8 पे, फिर 10 पे, ऐसे करते करते कब तक प्रिंट करेगा, जब तक एरे के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं तब तक ये लूप मेरा इन्हांस्ड फॉर लूप ऑटोमेटिकली चीज़ों को एक्सेस करेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा और प्रिंट करेगा। हमें मतलब इंडेक्स वाइज या फिर हम एक एक करके मुझे एलिमेंट्स को सेलेक्ट नहीं करना पड़ा है प्रिंट करने के लिए। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा एडवांस तरीके से काम करता है, इस वजह से हम इसको इन्हांस्ड फॉर लूप कहते हैं। और ये बेसिकली हम एरेज या फिर कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर में ही हम जावा में यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम फोकट की जगह में इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा कंडीशनल स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया, तुम्हारा लूपिंग स्टेटमेंट क्लियर हो गया, जिस पे मैंने फॉर लूप, इनहैंस्ड फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप हर तरीके से आगे पीछे करके हर तरीके से मैंने सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको क्लियर कर दिया। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स, एल्स इफ, एल्स और स्विच स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने प्रोग्राम के थ्रू आपको समझा दी, क्लियर कर दी कि कैसे काम करती हैं और किस तरीके से हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी आपका काम क्या है कि अभी आपने जो लेक्चर देखा है इसको एक बार प्रॉपर फिर से रिवाइज़ कर लो दिमाग में। अगर नोट्स प्रिपेयर किया हो तो नोट्स को एक बार फिर से देख लो ताकि दोबारा आपको डाउट ना हो। प्लस इसको अच्छे से याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप गूगल पे जाओ, कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स उठाओ, बेसिक वाले एकदम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, जिस पे आप नंबर्स को, जैसे आपने चेक करना है कि इवन नंबर, प्राइम नंबर या 3 से डिविजिबल, या फिर आप इस तरह के कुछ नॉर्मल कंडीशन वाले स्टेटमेंट वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उठा के वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, प्रैक्टिस कर लेना। फिर आप लूपिंग स्टेटमेंट वाले कुछ पैटर्न वाले प्रॉब्लम कर लो, कुछ स्टार प्रिंट करने वाले या नंबर्स को 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करना है, या फिर ऐसा कुछ मतलब कंडीशंस वाइज, जैसे आपको प्रिंट करना है कि 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट करना है जो कि 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। वहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करके कर सकते हो, वाइल लूप का यूज़ करके कर सकते हो, डू वाइल का यूज़ कर सकते हो, और आप इनहैंस्ड फॉर लूप का यूज़ करके भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो एरेज डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स आप गूगल पे सर्च करके निकाल लो और वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में प्रॉपर अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी आगे वाले लेक्चर में हम कुछ दूसरे टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे होंगे, जहाँ तक मैं 2D एरेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये जो बेसिक था वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम आएंगे 2D एरेज में, वहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे वाले जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन चीज़ों पर हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। और हाँ, चीज़ों को जैसे आप सीख रहे हो ना, तो आप इसको पब्लिकली शेयर भी किया करो, क्योंकि जब आप पब्लिकली, जैसे आप लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो या आप ट्विटर यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ सीख रहे हो, जैसे आपने DSA सीखना स्टार्ट किया, तो जब पब्लिक में आप इन चीज़ों को शेयर करते हो ना, तब लोग, जो कम्युनिटी है, जो डेवलपर्स हैं, वो आपसे कोलैबोरेट करते हैं, वो आपको देखते हैं कि आप कोई चीज़ सीख रहे हो, आप कुछ नई स्किल को ग्रैब कर रहे हो, कुछ नया को मतलब सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हो जाते हैं। इस वजह से जो चीज़ें आप सीख रहे हो ना, लर्निंग जो भी है, तो लर्निंग ओपन में करो, मतलब लोगों के साथ शेयर भी करो, ताकि दूसरे लोग मोटिवेट भी हो और प्लस आपका भी बेनिफिट हो, आपको उसके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे सीखो उस चीज़ को आप शेयर कर सकते हो, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो, ट्विटर पे शेयर कर सकते हो, मुझे पिंग कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।